जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद उड़ान। मैं पार्थ पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद उड़ान पे। आशा करता हूं आप सभी की स्टडी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों हमने अपने वीडियो पर जो जीएस की श्रृंखला चलाई है, जनरल स्टडी की जो श्रृंखला चलाई है, उसमें हमने आपको इतिहास, भूगोल, बायोलॉजी के अभी तक वीडियो प्रोवाइड कराए हैं। ब्रह्मांड के बारे में हमने आपको बताया था। भूगोल का हमारा जो सेशन चल रहा है उसमें हमने आपको ब्रह्मांड क्या है, ब्रह्मांड से संबंधित आपके सिद्धांत क्या थे, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, इसके संबंधित में आपकी परिकल्पनाएं क्या थी। देखिए, एक चीज होता है सिद्धांत, एक होता है परिकल्पना। तो आपको हमने सिद्धांत भी बताया था, परिकल्पना भी बताया था। तो आज के इस वीडियो में हम उसके आगे से चर्चा करेंगे कि हमारा ब्रह्मांड जो था ये कैसे बना था। ये हमने आपको बता दिया था कौन सा सिद्धांत था जिसको सर्वमान्य माना गया है, कौन सा सिद्धांत थे जिन्हें हमने नहीं अडॉप्ट किया, जिसको उस समय के वैज्ञानिकों द्वारा नहीं माना गया। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि वीडियो को, जो नए लोग हैं, स्किप मत करा करिए। वीडियो बनाने में मेहनत और काफ़ी एफर्ट लगता है, तो प्लीज़ एक बार वीडियो पहले देखा करिए। अगर ना अच्छा लगे तब आपका जो इच्छा हो आप चाहे देखिए या डिसलाइक करिए, वो आपकी इच्छा है। तो हमने ब्रह्मांड के बारे में अपने वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं सेशन को, और आगे आपको ले चलते हैं ब्रह्मांड में। तो ब्रह्मांड के बारे में हमने आपको बताया था कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति किस सिद्धांत से हुई है। जिस सिद्धांत का नाम क्या था? बिग बैंग थ्योरी। सिद्धांत का नाम क्या था? बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी गिवन बाय एफ जॉर्ज लेवेंतेरे। एफ जॉर्ज लेवेंतेरे ने आज से लगभग, ये हमारा बताया था कि हमारा जो पूरा ब्रह्मांड आज विस्तार देख रहे हैं। सबसे पहले अगर हम ब्रह्मांड की एक सुचारू परिभाषा पूछे तो क्या हो सकता है? तो आप ब्रह्मांड के बारे में कह सकते हैं कि सूक्ष्मतम अणुओं से लेकर विशाल काय आकाशगंगा, यानी आप छोटे से छोटा ब्रह्मांड में जो भी छोटा छोटा कण है वहां से लेकर बृहत्तम आकाशगंगा ब्रह्मांड का सबसे, आप देखेंगे बाहरिया ब्रह्मांड के बाद आकाशगंगा का ही नंबर आता है। तो सूक्ष्मतम अणुओं से लेकर बृहत्तम आकाशगंगाओं तक का जो फैला क्षेत्र होता है वही हमारा ब्रह्मांड कहलाता है। तो इतना बड़ा ब्रह्मांड आज जो हम देख रहे हैं, ये पहले क्या था? एक छोटे से मटर के दाने में इसका पूरा घनत्व, एक सघन घनत्व जो था, द्रव्यमान जो था, इसमें प्रेशर जो था, इसका आपका जो डेंसिटी थी, वो सभी क्या थी? एक जगह एक छोटे से दाने में केंद्रित थी, जिसे हम क्या कहते थे? सिंगुलैरिटी। दैट इज नोन बाय सिंगुलैरिटी, या हिंदी में कहते हैं विलक्षणता। विलक्षणता के रूप में क्या था? सब समाया हुआ था। इसी में एफ जॉर्ज लेवेंतेरे ने बताया आज से लगभग 13.7 अरब वर्ष पूर्व, 13.7 अरब वर्ष पूर्व क्या हुआ? बहुत ही तेजी से इसमें विस्फोट हुआ था। इसका जो विस्फोट हुआ था दोस्तों, वो उस समय की आप कल्पना भी नहीं कर सकते। 10⁻43 सेकंड में विस्फोट हुआ था, जिसे हम प्लांक टाइम कहते हैं। जैसे ही विस्फोट हुआ, ये सिंगुलैरिटी आपका फैलने लगा, आपका ब्रह्मांड जो है ये विस्तारित होने लगा, जिसकी चर्चा एडविन पी हबल ने की है। एडविन पी, हमने कुछ आपको अवधारणाओं को बताया था कि सबसे पहले ब्रह्मांड के बारे में अवधारणा किसने दी थी। तो सबसे पहली जो अवधारणा दी थी वो आपके 140 एडी में क्लॉडियस टॉलेमी ने दी थी। क्लॉडियस टॉलेमी ने क्या बताया था? क्लॉडियस टॉलेमी, तो टॉलेमी ने बताया था, इन्होंने दिया था जियोसेंट्रिक। जियो माने पृथ्वी, इसलिए आप ज्योग्राफी जब पढ़ते हैं तो जियो का अर्थ वहां क्या होता है? जियो प्लस ग्राफी। ग्राफी का अर्थ होता है वर्णन करना, और जियो का अर्थ क्या होता है? पृथ्वी या भूगर्भ, तो जियोसेंट्रिक मतलब क्या हुआ कि पृथ्वी के बारे में इन्होंने अपना अवधारणा प्रस्तुत की थी। इन्होंने जियोसेंट्रिक अवधारणा में कहा था कि जो हमारा सूर्य है, पृथ्वी जो हमारी है ये केंद्र में है, और सूर्य इसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है। सूर्य इसको चारों ओर क्या कर रहा है? चक्कर लगा रहा है। जबकि जब गैलीलियो द्वारा दूरबीन की खोज हो गई तो इनकी अवधारणा को काट दिया गया या नहीं मान्य किया गया। आगे आपके आए हमारे ही साइंटिस्ट। देखिए, हमारे देश में भी कई ऐसे साइंटिस्ट हुए थे जिन्होंने कई बड़े बड़े काम किए थे।
लेकिन थोड़ा सा भारत उस समय संसाधनों की कमी के कारण उतना प्रयास इनका सफल ना हो सका, जिसका नाम क्या था, वारामिहिर। वारामिहिर साहब ने बताया था पहले ही कि हमारा जो पृथ्वी है ये सूर्य जो है पृथ्वी का चक्कर नहीं लगा रहा है, बल्कि सूर्य हमारा जो है, सूर्य का चक्कर जो है पृथ्वी हमारी लगा रही है। यानी वारामिहिर ने पहले ही बता दिया था। जो आगे आकर के आपके कॉपरनिकस साहब ने, जो कि पोलैंड के निवासी थे, उन्होंने बताया था, उसको पहले ही वारामिहिर ने 6वीं शताब्दी में बता दिया था। तो इसीलिए 1540 में जब कॉपरनिकस साहब ने, कॉपरनिकस, ठीक है, बड़े साइंटिस्ट हैं कॉपरनिकस, क्योंकि सौरमंडल का खोज जन्मदाता इन्हीं को माना जाता है। इन्होंने ही बताया था हीलियोसेंट्रिक अवधारणा। हीलियोसेंट्रिक, हीलियो मतलब इन्होंने सूर्य को केंद्र माना था और बताया था कि पृथ्वी इसके चारों ओर, पृथ्वी इसके चारों ओर क्या करती है, दीर्घवृत्ताकार। किस फॉर्म में चक्कर लगा रही है, गोलाकार में नहीं है पृथ्वी। पृथ्वी हमारी सूर्य की जो परिक्रमा कर रही है दीर्घवृत्ताकार है। दीर्घवृत्ताकार का अर्थ होता है कि कभी पृथ्वी की दूरी सूर्य से कम हो जाएगी, कभी पृथ्वी की दूरी सूर्य से ज्यादा हो जाएगी। इसे क्या कहते हैं, आपका दीर्घवृत्ताकार कक्षा, ठीक है। तो इन सभी ने क्या दिया था, अपनी अवधारणाओं को दिया। जबकि हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है वो बिग बैंग थ्योरी, इसे हिंदी में फायरवॉक थ्योरी भी कहा जाता है। फायरवॉक थ्योरी या फायरवॉक सिद्धांत, जो कि एफ जॉर्ज लेमेंटेरे ने दिया था। अन्य वैज्ञानिक आपके एलन गुथ वगैरह साहब ने, हरमन बार्डी लोगों ने, इन सभी ने जो सिद्धांत दिया था वो सिद्धांत आपका मान्य नहीं था। तो दोस्तों यहाँ तक आशा करते हैं आपको सभी को समझ में आया होगा। इसके आगे चलते हैं। जो हमारी अवधारणा थी, इन सभी में क्या किया गया, क्लॉडियस टॉलमी को छोड़ करके बाकी सभी की अवधारणा को मान्य किया गया था, क्योंकि कॉपरनिकस साहब ने ही हीलियोसेंट्रिक अवधारणा देकर यह सिद्ध किया था कि पृथ्वी हमारा जो सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार में चक्कर लगा रही है। इन्होंने ही बताया था पृथ्वी के परिक्रमण गति और परिभ्रमण गति के बारे में। इसका आप टेंशन न लीजिए, आगे की वीडियो में हम आपको परिक्रमण गति क्या है, परिभ्रमण गति क्या है, अपसौर क्या है, उपसौर क्या है, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितना होती है, कब कम होती है, कब ज्यादा होती है, सभी चीजों को डिस्कस करेंगे। आपको हम सिर्फ वही चीजें बताएंगे जो एग्जामों में पूछी जाती हैं या एग्जामों में जो आने की जिसकी संभावना है। दोस्तों मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, क्योंकि बिना मेहनत के आप कुछ नहीं कर सकते हैं। जब तक आप चीज़ों को बार बार पढ़ेंगे नहीं। और जीएस आपको बता दें, अधिकतर बच्चे, हमारी कोचिंग में भी कुछ बच्चे आते हैं, हमारी कोचिंग चलती है, तो कोचिंग में बच्चे कहते हैं सर सब तो कर लेंगे लेकिन जीएस ही नहीं कर पा रहे हैं। तो जीएस के लिए हम आपको बताना चाहेंगे कि जीएस को आप ऐसे नहीं याद होगा। जीएस आपको कई बार उसको पढ़ना पड़ेगा। आपको बता दें, आईएएस के जो लोग होते हैं, आईएएस की जो तैयारी करते हैं, ये लोग एक ही बुक को 10-10 बार पढ़ते हैं। एक बुक ले लेंगे, लक्ष्मीकांत उठा लेंगे अगर क्वालिटी की, तो 10-10 घंटा रट रहे हैं। 10-10 बार उस बुक को रटते हैं, तब जाके उनको उनकी समझ डेवलप होती है, उनका अनुभव डेवलप होता है। तो जो भी चीजें आप देख रहे हैं, अगर समझ में ना आ रहा है तो दोबारा वीडियो को चालू करके देख सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए हमेशा इस पर वीडियो चैनल पर पड़ा रहेगा। और कोशिश करिएगा कि वीडियो को आप शेयर कर दीजिए, क्योंकि जो बच्चे देखिए किताब को 10-10 घंटा पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आपको भी अगर आगे जाना है, अगर सफलता होना है, सफल होना है, तो इनकी तरह ही मेहनत करना पड़ेगा। क्योंकि आजकल का जो कंपटीशन एग्जाम हो गया है वो किसी आईएएस से कम नहीं है, ठीक है। तो पढ़ना तो आपको पड़ेगा ही। बिना पढ़े आप सोचेंगे अगर सफलता का देर इज नो, क्या कहते हैं ना, सफलता का कोई शॉर्ट टिक नहीं होता है, ठीक है। देर इज नो शॉर्टकट ऑफ सक्सेस, यानी सक्सेस का कोई हाइपोटेनियस नहीं होता। हाइपोटेनियस माने कर्ण। अगर आप सोचें कि हम कर्ण के माध्यम से सक्सेस ले लें तो ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप यहाँ से चले हैं तो आपको यहाँ पर आना ही पड़ेगा। सोचिए कि कोई बीच वाला रास्ता आ जाएगा तो नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो मेहनत करिए, हम आपके साथ हमेशा लगे रहेंगे। आपको नए नए वीडियो के माध्यम से जो भी जीएस में आपके डाउट्स होंगे आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। बस लगातार आप अपने स्टडी को मेंटेन रखिए, डेली कुछ नया सीखिए, क्योंकि कहते हैं ना, आप अगर आप डेली पढ़ते हैं तो एक दिन आप अपने आप को काफी बेहतर पाएंगे। अगर आप अपने आप को डेली बेहतर बना रहे हैं तो एक दिन ऐसा आएगा कि आप अपने आप को काफी बेहतर बना लेंगे, जो बेहतर से क्या हो जाता है, बेहतरीन हो जाता है। तो अगर अपने आप को बेहतरीन करना है तो डेली कुछ ना कुछ पढ़ते रहिए और अपने स्टडी को मेंटेन करते रहिए। तो दोस्तों आशा करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा हम आगे आपको
बिग बैंग की चीजों को थोड़ा सा बताते हैं। तो बिग बैंग में आपने क्या एफ ने बताया था, जैसे इसमें विस्फोट हुआ हमारा ब्रह्मांड क्या हुआ, इसका विस्तार होने लगा, जो कि एडविन पी हब्बल ने भी बताया था। तो इसके विस्तार होने से हमारी क्या बनने लगी, हमारे बनने लगे ग्रह, उपग्रह, आकाशगंगा, हमारे पिंड, तारे, ये सभी क्या हुए, बनने लगे। कहीं कहीं इसके विस्फोट होने से कहीं इसके ज्यादा टुकड़े मिल गए और कहीं इसके क्या हुए, कम टुकड़े मिलने लगे। ठीक है, जैसे आप एग्जाम्पल समझ सकते हैं, जब कभी किसी मंदिर में जाइए तो वहाँ जो प्रसाद मिलता है, अगर लड्डू वगैरह दिया जाता है तो किसी को थोड़ा सा लड्डू मिलता है, किसी को एक सना हुआ लड्डू पूरा मिल जाता है। तो वही स्थिति यहाँ भी थी। जैसे ही इसमें विस्फोट हुआ, ये हमारा क्या हुआ, सौरमंडल पूरा ब्रह्मांड फैलने लगा, जिसकी चर्चा किसने की है, एडविन पी हब्बल ने आपको बताया था। हमारा ब्रह्मांड लगातार क्या हो रहा है, एक्सपेंड हो रहा है, यूनिवर्स इज एक्सपेंडेड, यानी यूनिवर्स क्या हो रहा है, फैल रहा है, यूनिवर्स हमारा ब्रह्मांड फैल रहा है। अब इन्होंने इसमें आगे बताया गया कि जहां आपकी बड़े बड़े जगह, बड़े बड़े पिंड जो एक जगह इकट्ठा हो रहे थे, इनका जहां ज्यादा जमाव पाया गया उसे कहा गया गैलेक्सी, दैट इज गैलेक्सी। इसको हिंदी में कहते हैं आकाशगंगा, आकाशगंगा, आकाशगंगा हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं गैलेक्सी। तो एक गैलेक्सी, और इसी प्रकार जब 3 गैलेक्सियों को मिला दिया गया, जब हम 3 गैलेक्सियों को मिला देते हैं तो इसको कहा गया क्लस्टर। क्या कहा गया, क्लस्टर। तो 3 गैलेक्सियों के मेल को क्या कहते हैं, क्लस्टर कहते हैं। जैसे ही हमारी विलक्षणता में विस्फोट हुआ धीरे धीरे करके, सबसे पहले हमने आपको बताया था क्या बने थे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। पहले सबसे पहले लेवल पे क्या बने, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। उसके 3 लाख साल बाद, 3 लाख साल बाद, 3 लाख साल बाद हमारा पहला तत्व हाइड्रोजन बना था। 3 लाख साल बाद हमारे ब्रह्मांड का पहला तत्व कौन सा बना था, हाइड्रोजन, जो कि इसमें से आपके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के तथा इनके धूल कणों, जलवाष्प आदि से मिलकर क्या बना, आपका हाइड्रोजन बना। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन बने, जो कि क्या होते हैं, परमाणु के मूलभूत कण होते हैं। आप लोग जानते ही हैं, कोई भी अगर आप एटम लेते हैं तो उसके नाभिक, तो सबसे अंदर वाले भाग को क्या बोलते हैं, नाभिक। और इस नाभिक में आपके कौन कौन होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जबकि इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर इलेक्ट्रिकल पाथ में चक्कर लगा रहा होता है। इस इलेक्ट्रॉन की गति वैसे ही होती है जैसे हमारे सूर्य के चारों ओर हमारे ग्रह, उपग्रह चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, तो प्लैनेट जैसे चक्कर लगाते हैं वैसे ही इलेक्ट्रॉन भी क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के चारों ओर चक्कर लगा रहा होता है। इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है जबकि प्रोटॉन धनावेशित होता है। इसीलिए इन दोनों के बीच प्रबल आकर्षण बंद होता है और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, छोड़ करके नाभिक को जा नहीं सकता। इसीलिए इनका परमाणु का स्थायित्व बना रहता है। तो जहां 3 गैलेक्सी मिल गई उन्हें क्या कहा दिया गया, क्लस्टर। अब आपका जो विलक्षणता में विस्फोट हुआ था, जैसे ही विस्फोट हुआ ये सभी क्या हुए, पूरा पिंड इसका क्या था, ये फैलने लगा। तो इस जो विस्फोट हुआ इसको कहा गया क्रंच। क्या कहा गया, क्रंच, दैट इज नोन एज क्रंच। क्या हुआ है, इतना विशाल का जो हमारा ब्रह्मांड है, इसको अगर फिर से हम समेट कर विलक्षणता कर दें उसे कहा जाएगा सुपर क्रंच। उसे क्या कहा जाएगा, सुपर क्रंच, सुपर क्रंच। तो फूटना क्या कहलाएगा, फूटना कहलाएगा क्रंच, जबकि जोड़ना क्या कहलाएगा, सुपर क्रंच। फूटना क्या कहलाएगा, क्रंच, और जोड़ना क्या कहलाएगा, सुपर क्रंच। याद रखिएगा, विलक्षणता में जब आपका विस्फोट हुआ उस स्थिति को कहा गया क्रंच, और जब हमने इसको फिर से जोड़ दिया तो वो क्या कहलाया, सुपर क्रंच। तो आकाशगंगा हमारी क्या है, ये हमारे क्या है, उन गैसीय पिंडों, धूल कणों, तारों आदि का संग्रह है जो इस विलक्षणता के टूटने से आप संयुक्त हुए थे। आकाशगंगा के बारे में आपको बताएं तो ये हमारा धूल कण, धूल कणों, जलवाष्प, ग्रह, उपग्रह, तारे आदि से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, तो इन सभी से मिलकर क्या होते हैं, बने होते हैं। तो इन सभी से मिलकर जो बने होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, आकाशगंगा, गैलेक्सी, इंग्लिश में क्या कहते हैं, गैलेक्सी। तो जैसे ही विलक्षणता में विस्फोट हुआ इतनी सभी चीजों का क्या हुआ, निर्माण होना स्टार्ट हुआ। और अगर आपसे पूछे हमारी पृथ्वी का निर्माण कब से स्टार्ट हुआ, तो पृथ्वी की उत्पत्ति हमारी आज से लगभग 4.7 अरब वर्ष पूर्व हुई थी, 4.7 अरब वर्ष पूर्व। तो पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, हमारे ग्रह कैसे बने, ब्रह्मांड तो बन गया
उसके बाद हमारा सौरमंडल का निर्माण कैसे हुआ उसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे आने वाले वीडियो में। तो पृथ्वी की उत्पत्ति हमारी आज से लगभग 4.7 अरब वर्ष पूर्व हुई थी। और आकाशगंगा हमारा क्या होता है, जो क्रंच हुआ यानी विस्फोट हुआ तो ज्यादा कण जहाँ इकट्ठा मिले उन्हें क्या कहा गया, आकाशगंगा। जो कि हमारे तारों आकाशगंगा में क्या होते हैं, एडविन पी हब्बल ने बताया था हमारी ब्रह्मांड में 10⁻11 आकाशगंगाएं पाई जाती हैं। आकाशगंगाएं यानी अरबों आकाशगंगाएं पाई जाती हैं और प्रत्येक आकाशगंगा में इतने ही तारे पाए जाते हैं। 10⁻11 क्या ही इतने ही तारे पाए जाते हैं। तो ये सभी क्या किसने बताया था, एडविन पी हब्बल ने। हब्बल ने बताया था हमारा ब्रह्मांड लगातार एक्सपेंड या बढ़ रहा है। उन्हीं के नाम पर नासा ने 1990 में एक टेलीस्कोप हब्बल टेलीस्कोप को लॉन्च किया था। आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है, हब्बल टेलीस्कोप जो था ये 30 साल के लिए गया था। 2020 में ये क्या हो चुका है, रिटायर हो चुका है। इसकी जगह पर एक नया टेलीस्कोप नासा द्वारा लॉन्च किया गया है जिसे कहते हैं जेम्स वेब टेलीस्कोप। जेम्स वेब टेलीस्कोप कहा जाता है। तो इसको ये इंपॉर्टेंट बन सकता है, इसको याद रखिएगा। तो हमारे विलक्षणता में विस्फोट होने से हमारी क्या निर्माण हो गया, आकाशगंगाओं का निर्माण हो गया, तारों का निर्माण हो गया, जलवाष्प धूल कणों का, ये सभी जहाँ एक दूसरे में मिक्स हो गए, सभी का जहाँ पर एक जमाव मिल गया उसी को कहा गया आकाशगंगा। ठीक है, आकाशगंगा भी हमारी 3 प्रकार की होती है। अगर आकाशगंगा के प्रकार को देखें तो हमारी जो आकाशगंगा है ये 3 प्रकार की है। आकाशगंगा हमारी कितने प्रकार की है, 3 प्रकार की। पहले को बोलते हैं दीर्घवृत्ताकार, दूसरी सर्पिलाकार और तीसरी अनियमित। तीसरी क्या है, अनियमित। तो 3 प्रकार की हमारी ब्रह्मांड में क्या होती हैं, आकाशगंगाएं होती हैं, जिन्हें इंग्लिश में गैलेक्सी कहा जाता है। तो पहली क्या होती है, दीर्घवृत्ताकार। जैसे सूर्य के चारों ओर ग्रह उपग्रह चक्कर लगाते हैं उसी फॉर्म में हमारी जो आकाशगंगा होती है उसको क्या कहते हैं, यानी ऐसी जो आकाशगंगा हम पाए देखेंगे उन्हें क्या कहेंगे, दीर्घवृत्ताकार। और सर्पिलाकार जो होती है हमारी आकाशगंगा, ये आपने स्प्रिंग देखा होगा तो ये कुछ इस प्रकार की होती है, स्प्रिंग। अनियमित प्रकार की, अनियमित नाम से ही क्लियर है, इसका कोई निश्चित शेप नहीं होगा। जो हमारी अनियमित आकाशगंगा होती है ये कैसे भी हो सकती है, इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है, ये किसी भी प्रकार से हो सकती है। तो सबसे मेन आपका मुख्य क्या है, सर्पिलाकार आकाशगंगा और दीर्घवृत्ताकार। क्योंकि सर्पिलाकार आकाशगंगा में हमारा सौरमंडल स्थित है। अगर कभी पूछा जाए हमारी आकाशगंगा कैसी है तो कैसी है, सर्पिलाकार आकाशगंगा का हमारा जो आकाशगंगा है, हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है, हमारी आकाशगंगा का नाम है दुग्ध मेखला। और इसका नाम क्या है, इसको कहते हैं मंदाकिनी। इंग्लिश में कहते हैं मिल्की वे। तो हिंदी वालों को क्या होता है, खपोरने की आदत होती है, यानी किसी भी चीज को खपोर के बाहर निकालते हैं, यानी अंदर तक बाहर चले जाते हैं, अंदर तक उसमें। तो मिल्की से क्या बना दिए, दुग्ध वे से बना दिए मेखला। तो मिल्की वे का ही नाम क्या रख दिए, दुग्ध मेखला और मंदाकिनी। तो हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है, मंदाकिनी या दुग्ध मेखला। मान लीजिए ये हमारी आकाशगंगा है दुग्ध मेखला, इसके सबसे पास वाली जो आकाशगंगा है उसका नाम है देवयानी, या इंग्लिश में कहते हैं एंड्रोमेडा। तो कई बार क्वेश्चन आ चुका है हमारे आकाशगंगा के, हमारी गैलेक्सी के नियरेस्ट जो आपकी गैलेक्सी है वो कौन सी है, तो क्या हो जाएगा आंसर, देवयानी। इंग्लिश में कहते हैं एंड्रोमेडा। तो हमारी जो 3 आकाशगंगाओं को मिला के क्लस्टर बनता है, तो हमारी आकाशगंगा के सबसे नजदीक कौन सी है, देवयानी या एंड्रोमेडा। आकाशगंगाएं कितने प्रकार की होती हैं आपको मैंने बताया, दीर्घवृत्ताकार, सर्पिलाकार, अनियमित प्रकार। दीर्घवृत्ताकार में आकाशगंगा जो होती है ये जैसे सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं वैसे ये भी आकाशगंगा होती है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आकाशगंगा के बीच वाला भाग जो होता है यहाँ तारे ज्यादा पाए जाते हैं, तारे सघन होते हैं इसलिए इसको बल्ज कहा जाता है। जहाँ आपके बीच में जो तारे मिलते हैं उसका जगह क्या होता है, वहाँ सघन बीच वाले भाग में सघन तारे पाए जाते हैं, इस स्थान को बल्ज कहा जाता है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। तो दीर्घवृत्ताकार, सर्पिलाकार और अनियमित प्रकार।
अनियमित प्रकार का इसका कोई शेप ही नहीं होता, कैसे भी हो सकती है। जबकि सर्पिलाकार स्प्रिंग के प्रकार की होती है, यानी इस पे एक आकाशगंगा पहले रहेगी, उसके ऊपर दूसरी आकाशगंगा, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी, फिर छठवीं, फिर सतवीं, ऐसे करके कई आकाशगंगाएं आपकी जुड़ी हुई हैं। क्योंकि इसी आकाशगंगा में 10⁻11 तारे पाए जाते हैं। ठीक है, ये हमारी आकाशगंगा जो है, इसमें भी क्या है, कई आकाशगंगाएं हैं। तो वो कैसे स्थित हैं, पहले एक है, फिर इसके ऊपर एक, फिर ऐसे ऊपर करके कर करके ऐसे आपके सर्पिले आकार के रूप में। एक आपकी स्पाइरल नोट्स भी आती है, आप लोग देखे होंगे, तो उसके किनारे पर जो होती है वो स्पाइरल प्रकार का होता है, ऐसे ऐसे घुमा होता है। तो उस प्रकार की आकाशगंगा हमारी आकाशगंगा कौन सी है, दुग्ध मेखला या मंदाकिनी। तो आज के वीडियो में हमने आपको क्या बताया, ब्रह्मांड, पीछे के थोड़ा सा हमने आपको रिवीजन भी कराया कि ब्रह्मांड से संबंधित कौन कौन से सिद्धांत थे, कौन सा मान्य सिद्धांत था, आपकी अवधारणाएं किसने दी थी, कौन सी अवधारणा मान्य है, कौन सी नहीं मान्य है। सबसे पहली बार क्लॉडियस टॉल्मी ने दिया था, जो कि जियोसेंट्रिक था, वो मान्य नहीं था। उसके बाद कौन आए, हमारे वारामिहिर साहब आए, जिन्होंने 6वीं शताब्दी में ये बता दिया था कि हमारे ब्रह्मांड में सूर्य जो है, इसके चारों ओर पृथ्वी हमारा इलेक्ट्रिकल पाथ में चक्कर लगा रहा है। लेकिन इसके बाद इनके सिद्धांतों को संसाधन की कमी होने की वजह से हम लोगों ने क्या किया, उतना प्रकाशन इसका नहीं हो पाया, उतना फैल नहीं पाया। उसके बाद आपके आए 1540 में कोपरनिकस साहब, 40 से लेकर 43, 1540 से 43 के बीच में इन्होंने आपकी ब्रह्मांड संबंधित एक अवधारणा दी थी, जिसे हेलियोसेंट्रिक कहा जाता है, अर्थात पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है। तो इनकी अवधारणा को मान्य माना गया, इसीलिए कोपरनिकस साहब को सौरमंडल का जनक माना जाता है। उसके बाद आपके एडविन पी हब्बल साहब ने बताया था, हमारा ब्रह्मांड जो इतना विशाल का ब्रह्मांड हम देख रहे हैं, सूक्ष्मतम अणुओं से लेकर विशालतम आकाशगंगाओं को, ये सभी क्या हो रहा है, स्पेंड हो रहा है, यानी ब्रह्मांड में जो छोटी सिंगुलैरिटी था ये फैल रहा है। तो ये किसने बताया था, एडविन पी हब्बल ने। और हब्बल साहब ने ही बताया था कि हमारे ब्रह्मांड में 10⁻11 आकाशगंगाएं पाई जाती हैं, और उनमें प्रत्येक आकाशगंगा में इतने ही तारे पाए जाते हैं। आकाशगंगा का सबसे बीच वाला भाग जो होता है वो वल्ज कहलाता है। और आकाशगंगाएं ब्रह्मांड में हमारे 3 प्रकार की होती हैं, पहला दीर्घवृत्ताकार, दूसरा सर्पिलाकार, तीसरा अनियमित। अनियमित का कोई आकार नहीं होता, सर्पिलाकार आपका स्पाइरल आपके जैसे स्प्रिंग टाइप का होता है, एक के ऊपर एक आकाशगंगा ऐसे रखी होती है। और ये वाली आपकी जो दीर्घवृत्ताकार आकाशगंगा होती है, कि जैसे सूर्य के चारों ग्रह इलेक्ट्रिकल पाथ में चक्कर लगाते हैं दीर्घवृत्ताकार में, वैसे ही ये भी आकाशगंगा आपकी मानी जाती है। ठीक है दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हमने आपको इन सभी चीज़ों के बारे में बताया। कल के वीडियो में आपको गणनाओं के बारे में, यानी एस्ट्रोनॉटिकल यूनिट क्या है, प्रकाश वर्ष क्या है, एक लाइट ईयर में कितना होता है, या आपका ब्रह्मांड की जो दूरी नापने की इकाइयाँ हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। पारसेक क्या है, एक पारसेक बराबर कितना होता है, ठीक है, आपके लाइट ईयर में कितना होता है, हमें अगर 2 आकाशगंगाओं के बीच की दूरी नापनी है तो किसमें नापते हैं, ठीक है, इन सभी के बारे में आपको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर एक बार समझ ना आए तो वीडियो को दोबारा चालू करके देखिए, ठीक है, क्योंकि पढ़ते रहेंगे बिना पढ़े कुछ नहीं होने वाला है। आजकल कंपटीशन इतना ज़्यादा हो गया है, जब तक आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, आपको एक बार नहीं 10 बार पढ़ना पड़ेगा। यहाँ लड़के लगे रहते हैं 10-10 घंटा एक ही किताब पढ़ रहे हैं, तब जाके उनको थोड़ा सा अनुभव एक्सपीरियंस होता है। तो अपने आप को मोटिवेट करिए, लगे रहिए, हम भी आपके साथ लगे हैं। जैसे दशरथ मांझी ने हार नहीं माना था, कहते हैं ना, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है, तो जब तक तोड़िए मत, उसको छोड़िए भी मत। जब एक वृद्ध आदमी दशरथ मांझी 20 साल में छीनी और हथौड़ी से एक पूरा पहाड़ तोड़ सकता है, सभी लोग को ये कहानी पता होगी, जो लोग भी पढ़ाई से जुड़े होंगे उनको तो पता ही होगी। तो जब वो बंदा 20 साल में तोड़ सकता है, तो आप लोग 2-3 साल में क्यों नहीं तोड़ सकते। तो अपने अंदर एक जुनून बनाइए, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, चाहे जो एग्जाम हो, ठीक है। तो इसी आशा के साथ आज का सेशन हम खत्म करते हैं। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को आगे शेयर करें। धन्यवाद, जय हिंद।